जैसे मुझे देवेंद्र सर पसंद नहीं है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे देवेंद्र सर पसंद नहीं है, वो चलता है। पर अगर मैं ये बोलूँ कि इनका एड्रेस ये रहा और मैं डायरेक्टली स्टूडेंट्स को बोलूँ कि जाइए उनके घर पे पत्थर मारिए, वो सेकंड डिप्रेशन में चले गए और सुसाइड कर लिया। हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट? आप तो उस मरे हुए आदमी पे ब्लेम कर दोगे कि उसका दिमाग वीक था। तो ये बुद्ध भी कह के गए इसी देश के थे हमारे कि भाई कोई गलत बोल रहा है तो आप मत सुनो, पत्थर मत चलाओ। आई थिंक कि सर यहाँ पर सभी लोग अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं और इस बीच में मेरे घर पे पत्थर गिर गए। केवल सोशलॉजी थ्योरी से वर्ल्ड नहीं चलता है ना। अगर आदमी कुछ बोल रहा है तो उसमें भी कुछ लॉजिक हो सकता है। अरे तो आपको कौन रोक रहा है? आप भी खुल के बोलो, आपकी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट सीधा शब्दों में ये कहता है कि द कांग्रेस शैल मेक नो लॉ which abridges the freedom of speech or that of the press amongst other things। अगर आप पब्लिक फिगर हो जाते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी इंडिविजुअल या आपकी फैमिली की नहीं रह जाती है, पूरी सोसाइटी की होती है। क्या इंडियन डेमोक्रेसी में सच में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है? हमारा मॉरल बाउंड्री ये है, समझ जाओ क्या एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपके राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच से अगर नेशन की सिक्योरिटी, नेशन की सोवरेनिटी किसी भी तरीके से इम्पैक्ट होती है, क्वालिटी इम्पैक्ट होती है, तो डेफिनेटली उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। तो मेरे को लगता है कि लॉ काफी कंफ्यूज्ड है इंडिया का इस मामले में। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में राइट तो है बोलने का, लेकिन क्या हमें राइट सामने वाले को ऑफेंड करने का है? क्या हमें राइट ऑब्सनिटी को प्रेजेंट करने का है? सर, आप किसी भी नॉर्मल कन्वर्सेशन में अगर बात बात में आप थ्योरी ला दोगे, स्ट्रक्चर बताने लगोगे, पावर बताने लगोगे, डिस्कोर्स बताने लगोगे, केवल सोशलॉजी थ्योरी से वर्ल्ड नहीं चलता है ना। अगर आदमी कुछ बोल रहा है तो उसमें भी कुछ लॉजिक हो सकता है। अरे नितिन जी, कुछ भी बोलिए, लेकिन हमारी बात में लॉजिक तो होता है। अब लॉजिकल बात करने के लिए यूट्यूबर की तरह बात तो नहीं कर सकते हैं, और क्यों ना करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बट फ्रीडम ऑफ स्पीच ये भी तो नहीं कहता है कि आप बस अपनी ही बात पे अड़े रहो और सामने वाले की बात में कोई लॉजिक हो तो उसको आप सुनो ही नहीं। अगर बस थ्योरी से ही दुनिया चल रही होती तो फिर तो किसी और आदमी के बात की सुनने की जरूरत ही नहीं थी। जो भी एक आदमी कह के गया है उसी पे दुनिया चल जाती। अरे तो आपको कौन रोक रहा है? आप भी खुल के बोलो, आपकी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैं तो बोलना चाह रहा हूँ, बट आप थ्योरी से उसको कंस्ट्रेन कर रहे हैं। सर, आपकी बात में लॉजिक नहीं है ना। लॉजिक है या नहीं है ये केवल आप एक थ्योरी के बेस पे कैसे डिसाइड कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन आपको रोक कौन रहा है? बोलो। लेकिन जब आप बोलोगे तो एक मॉरल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर बात करोगे ना। आप जो बात कर रहे हो वो मॉरल रिस्ट्रिक्शंस के बाहर जा रही हैं। सर, मॉरल पुलिसिंग के लिए भी तो आप मोरालिटी अपने हिसाब से डिसाइड कर रहे हो ना। मैं अगर कुछ चीज़ बोल रहा हूँ तो उससे आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरा मोरालिटी मैं खुद डिफाइन कर सकता हूँ, उसमें आपको डिफाइन करने की क्या ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल सही है सर, बट अकाउंटेबिलिटी की बात यहाँ पे आ जाती है। अकाउंटेबिलिटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग जिस समाज में रहते हैं, हमें इंश्योर करना है कि वहाँ पे एक ऑर्डर, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर और स्टेबिलिटी बना रहे। शायद यही प्रॉब्लम्स हर लोग अपनी बात कहने में महसूस करते हैं इंडिया में, क्योंकि जब भी हम अपनी बात कहते हैं तो हमको ये लगता है कि हम अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट वो शायद किसी और के लिए प्रॉब्लम भी बन सकता है। राइट। और तभी आए दिन हर हेल्दी डिबेट में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच की डिस्कशन शुरू हो जाती है, एंड ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। हमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री में राइट तो है बोलने का, लेकिन क्या हमें राइट सामने वाले को ऑफेंड करने का है? क्या हमें राइट ऑब्सनिटी को प्रेजेंट करने का है? आपने अभी अभी जो सुना, ये किसी कॉलेज के स्टाफ रूम की कोई डिबेट नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की डेमोक्रेसी की रियल पिक्चर है। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है। ये सुबह सुबह की बात है। सवाल ये है कि अभी की जो सिचुएशंस हैं उसमें हर इंसान बोलना तो चाहता है, लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता। हम राइट्स की बात तो करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात नहीं करते। हाल फिलहाल में कई सारे ऐसे केसेस आए जो हमारा ध्यान एक बहुत ही सीरियस इशू की ओर लेकर जाते हैं, एंड दैट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। चाहे वो मामला कुणाल कामरा का हो, रणवीर इलाहाबादिया का, या फिर समय रैना का। ऐसे कई सारे मामले आए हैं जहां पर हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि क्या हमारी डेमोक्रेसी सच में राइट टू स्पीच ऑफर करती है। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने कार्यक्रम द ओपिनियन शो में, बिकॉज ओपिनियन मैटर्स। आज के इस शो में हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं।
और वो मुद्दा हम सभी का जाना सुना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आज के अपने इस शो में हमने कई सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया है जिनके साथ हम इस गंभीर मुद्दे पर बातचीत कर पाएंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रविशेखर सर, जो कि सोशियोलॉजी के मामलों के एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं मंजू मैम, जो कि राजनीति के मामलों की अच्छी समझ रखती हैं। हमारे साथ हैं रंजन सर, जो कि इकोनॉमी के मामलों के बहुत अच्छे जानकार हैं। और हमारे साथ नितिन सर हैं, जो कि हिस्ट्री और सोशियोलॉजी की अच्छी समझ रखते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम कुछ बहुत ही गंभीर सवाल उठाने वाले हैं। सवाल जैसे कि क्या इंडियन डेमोक्रेसी में सच में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है? क्या इसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं वो सच में रीजनेबल हैं? क्या ये रिस्ट्रिक्शंस सभी के लिए इक्वली इम्प्लीमेंटेबल हैं या फिर इन्हें सेलेक्टिवली यूज किया जाता है? इन सवालों की ओर हम आगे बढ़ेंगे। मेरा नाम है देवेंद्र दुबे और मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं। आज के इस ओपिनियन शो में हम अपनी इस डिबेट को आगे बढ़ाते हुए आपको लेकर चलते हैं मंजू मैम की ओर। मंजू मैम, आपके लिए मेरे पास एक बड़ा ही बढ़िया सा सवाल है। और सवाल ये है कि जब हम लोग बात करते हैं तो ये बात होती तो ज़रूर है कि सभी लोगों को बोलने का हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन जब हम बोलने की कोशिश करते हैं तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो हमारे म्यूचुअल फंड के टर्म्स एंड कंडीशंस से भी ज़्यादा होती हैं कि सभी डॉक्यूमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन के केयरफुली पढ़ें। तो हमारी डेमोक्रेसी में जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 है, ये किस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करते हैं हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर? क्या सच में हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सरसाइज कर पा रहे हैं? सर, सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ने अपने जो सिटीजन्स हैं, नॉन सिटीजन्स भी, उनको बहुत सारे राइट्स दिए हैं। और वो डेमोक्रेसी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है जहाँ पर राइट टू एक्सप्रेशंस, राइट टू स्पीच बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके, बहुत ज़्यादा एलिब्रेटेड तरीके से सिटीजन्स को दिया जाता है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 19 क्लॉज 2 की जो आपने बात की, कॉन्स्टिट्यूशंस के बहुत ही दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। सर, इन दोनों आर्टिकल्स को समझने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर सोमनाथ लाहिड़ी जी ने बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया इसको। कहा कि जहाँ एक आर्टिकल हमें सारे राइट्स देता है, वहीं दूसरा आर्टिकल में धीरे से एक क्लॉज लिख दिया जाता है जहाँ से पूरे तरीके से वो आर्टिकल हमसे वापस ले लिया जाता है। और ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, एक पुलिस कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किए गए हैं। मतलब एक में आपको आर्टिकल जो है वह आपको राइट दे रहा है, जैसे कि राइट टू स्पीच एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 क्लॉज 1। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर आपके राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच से अगर नेशन की सिक्योरिटी, नेशन की सोवरेनिटी किसी भी तरीके से इम्पैक्ट होती है, मोरालिटी इम्पैक्ट होती है, तो डेफिनेटली उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। मतलब जो भी हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, वह एब्सोल्यूट नहीं है, उन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ऐसे लगता है मैम जैसे एक हाथ से सारे राइट्स दिए और दूसरे हाथ से ले लिए। डेफिनेटली सर। तो ये तो ऐसे है कि आपको बड़ा संभल के बोलना होगा। अगर आप कुछ भी बोलते हैं तो लास्ट में ज़रूर से बोल दीजिए आई एम जोकिंग एंड आई लव माई कंट्री, बाकी सब बैलेंस हो जाएगा। खैर नितिन सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को देखें तो इसका आउटलुक क्या है, सोशल आउटलुक क्या है, इसका हिस्टोरिकल परसेप्शन हमेशा से क्या रहा है? तो सर, जो आइडिया है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, ये अपने आप में एक मॉडर्न आइडिया है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी हिस्टोरिकल सोसाइटी में कंप्लीट फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी कोई बात थी। ये मॉडर्न आइडिया है और ये पर्टिकुलरली यूरोप से जो हम देखते हैं बदलाव हुए हैं, रेनेसा की बात करें, हम रिफॉर्मेशन की बात करें, इनलाइटनमेंट की बात करें, और वहाँ से एक मॉडर्न स्टेट बना। तो मॉडर्न स्टेट में इस तरह के अधिकार की बात की गई सिटीजन्स के लिए। लेकिन जब हम कल्चरली इसको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं कि क्या इंडिया के हिस्ट्री में देयर आर रूट्स जहाँ से हम फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी चीज़ों को समझ सकते हैं, तो हमें मिलता है कि देयर आर एविडेंसेस इंडियन हिस्ट्री में जहाँ पे आपको फिलोसॉफिकल डिबेट्स, रिलीजियस डिबेट्स कई लोग एक दूसरे के साथ किए हैं। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री को देखें, उपनिषद के टाइम से वैदिक टाइम है, तो वैदिक के रिएक्शन में आपको श्रमणिक ट्रेडिशंस दिखते हैं जिसमें बुद्धिस्ट स्कूल सीधे ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट लिखते हैं, या जैन स्कूल वो भी ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट लिखते हैं। एंड देन देयर आर एथिस्टिक स्कूल्स जो उनके अगेंस्ट भी लिखते हैं कि भाई भगवान ही नहीं है, हम सबको ठगा जा रहा है। सो उस दौर में जहाँ की हम बात कर रहे हैं, एंशिएंट दौर या एंशिएंट समाज जहाँ पे रिलीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता था,
वैसे समाज में आके रिलीजन पे क्वेश्चन करना, गॉड पे क्वेश्चन करना, shows कि we have a very deep cultural roots towards एंड इट freedom वाज of अलाउड, speech. इट वाज Yes. अलाउड, तभी श्रमिक ट्रेडिशन फ्लरिश कर पाया। श्योर बिल्कुल। सो अगर हम उसको एक्स्ट्रापोलेट करके मॉडर्न टाइम्स में लाते हैं तो उस टाइप का भी कल्चर जो रेस्ट्रिक्ट हुआ वो कॉलोनियलिज्म के साथ हुआ। जब अंग्रेज आए तो जितनी सी आज़ादी थी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूरी आज़ादी थी, आप एंशिएंट टाइम में राजा के सामने जाके उनका गवर्नेंस क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। बट जितनी भी आज़ादी थी उसको अंग्रेज और भी रोके और डिबेट्स को रोका गया और भी आगे, जिसपे हम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और गैगिंग एक्ट जैसी चीज़ें देखते हैं अंग्रेजों के टाइम पे। और साथ में अगर हम देखें कि इंडिया के जो सिस्टम्स थे उसमें क्या खुद से इंडिजिनस रेस्ट्रिक्शंस थे, तो उसमें भी रविशेखर सर एग्री करेंगे, कास्ट सिस्टम वाज आल्सो अ थिंग जो कि कुछ लोगों को, समाज के लोगों को वंचित करता था रिलीजन पे ओपिनियन देने से या अपनी बात रखने से। सो इंडिया हैड समथिंग फॉर फ्रीडम ऑफ रिलीजन बट नॉट एवरीथिंग। लेकिन जब हम अपना नेशनल मूवमेंट कंप्लीट करते हैं, एक मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी बनाने का सपना जो देखा गया, उसमें वी डिड गिव इट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस कि हम अपने देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच इंश्योर करेंगे और हमारे संविधान में उसके लिए प्रोविजंस बनाए गए। लेकिन सर 1990s के बाद जब ये डिजिटल एरा शुरू हुआ तब तो नए तरीके के बवाल शुरू हो गए हैं। तो डिजिटलाइजेशन के इस एरा में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नए तरीके के चैलेंजेस लेकर आ गया है, मतलब उसका क्या आउटलुक है, उसका क्या पर्सपेक्टिव है? सर इसमें तो जो मेरी समझ है उससे मैं यही कहना चाहूँगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक ऐसा राइट है जिसका असर बहुत दूर तक हो सकता है समाज में। तो पहले चूंकि मीन्स अवेलेबल नहीं थे, अगर मैं और आप आज बैठ के बात कर रहे होते यही चीज़, तो वो मेरे आपके बीच रहती, तो उसका असर समाज में कम होता। लेकिन डिजिटल युग आने से क्या हुआ है कि कम्युनिकेशन एक्सपोर्ट हो जाता है बहुत जल्दी, कि आप जो बात कर रहे हैं वो समाज तक डीप रूटेड हो जाता है, बहुत दूर तक उसका रीच है। तो ये नए चैलेंजेस लेके आता है कि कौन सी बात आपको अलाउ करनी है पब्लिक डोमेन में जाने में, उसका एक्सेस किस सेगमेंट पे है, क्या बच्चे देख रहे हैं, क्या आपकी बात रिएक्शनरी है किसी वर्ग के अगेंस्ट, क्या आप ऐसी बातें कर रहे हैं जो सोशल मोरालिटी को भी क्वेश्चन करता है। तो डिजिटल युग आने से मेरा पॉइंट ये है कि ओपिनियंस आर गेटिंग डेमोक्रेटाइज्ड, पीपल कैन इजिली पुट देयर ओपिनियन एंड दैट हैज वाइड ऑडियंस एंड रीच। सो वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि अब आपको फिल्टर करना ज्यादा नेसेसरी हो गया है कि कहीं हेट स्पीचेस फ्रीडम ऑफ स्पीच के जरिए तो नहीं फैलाई जा रही। और सर फिल्टर करना मुश्किल भी तो हो गया है। और मुश्किल भी है सर, क्योंकि आज जितना मुंह है उतना ओपिनियन है, 150 करोड़ लोग हैं, सब लोगों के पास ओपिनियन है, उतने ही डिजिटल मीडिया अकाउंट्स हैं। तो अब किस तरह की बातें निकलेंगी वो भी तो सरकार के लिए चैलेंज है। सर आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग ओवर। हाँ सर, ही रेज्ड वेरी गुड पॉइंट। और उसमें एक चीज़ और है, आपको समझना है कि आज डिजिटल स्पेस में अनोनिमिटी का एक सीन आ गया। अब वो अनोनिमिटी के कारण बहुत सारे लोग ऑब्सेनिटी करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ये नहीं है ना कि एक क्रिकेटर की बेटी को आप धमकी दोगे क्योंकि आप पाकिस्तान से वर्ल्ड कप T20 में हार गए हो। यू रिमेंबर 2021 में जो विराट कोहली के साथ हुआ था। तो अब और इसका इम्पैक्ट, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। यू नो विराट ने क्या किया, ही फाइनली लेफ्ट कैप्टेंसी एंड ऑल दैट। वो ट्रॉमेटिक हो सकता है, स्पेशली समवन हु इज पब्लिक फेस। एंड कैंसल कल्चर आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है। तो हमें ये भी समझना होगा कि रेगुलेशंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच लार्जर डैमेज कॉज कर सकते हैं, है ना। किसी का डेथ कॉज कर सकता है, कोई डिप्रेशन में जा सकता है, सोशल मेंटल हेल्थ खराब कर सकता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दोज एस्पेक्ट्स एज वेल। मतलब रेगुलेशन तो सर बिल्कुल ज़रूरी है, और रेगुलेशन के साथ सर एक प्रॉब्लम और भी तो आती है ना, जैसे कि हमेशा से क्या रहा है कि अब हमारी पहले ओपिनियन सब नए फ्रेम कहाँ हो रहे हैं। पहले ओपिनियन नए फ्रेम होते थे, अभी का सिनेरियो तो ये बन गया है कि जिस तरीके से हम लोगों को रेडीमेड चीज़ों की आदत पड़ गई है। अभी हम लोगों को कपड़े रेडीमेड चाहिए होते थे पहले, अभी खाना रेडीमेड चाहिए, स्विगी जोमेटो आ गया है तो अभी खाना रेडीमेड चाहिए। उसके बाद हमको चाहिए होता था ग्रोसरी रेडीमेड चाहिए, और अभी हमें ओपिनियंस भी रेडीमेड मिल रहे हैं। तो हम रेडीमेड ओपिनियन जब पोर्ट्रे करते हैं तो फिल्टर करने में प्रॉब्लम भी बहुत आने लग गई है। सर ओपिनियंस कब फॉर्म होंगे, जब आपके पास टाइम हो कि आप इंट्रोस्पेक्ट करो या रिफ्लेक्ट कर सको। हाँ। बट कंटेम्प्रेरी टाइम्स में लाइफ हमारी इतनी फास्ट पेस्ड हो चुकी है, हमारे इतने कमिटमेंट्स हैं, वर्क लाइफ में इतना स्ट्रेस बढ़ चुका है, अकेडमिक करियर में इतना ज़्यादा कमिटमेंट आपको लग रहा है। हाउ डू यू थिंक यू विल रिफ्लेक्ट? अच्छा सर एक बात बताइए
कि सोशल मीडिया रेडीमेड ओपिनियन फ्रेम करने में क्या रोल प्ले कर रहा है? सर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इस पे तो थियरी है जॉन बॉडिलार्ड की। सो जॉन बॉडिलार्ड ऐसे भी कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्न थियरी जो है, पोस्ट 1990 पोस्ट मॉडर्न स्पेस जो है, उसमें डिजिटल मीडिया के आने के बाद एरा ऑफ सिमुलाक्रा चल रहा है। एरा ऑफ सिमुलाक्रा क्या होता है? सिमुलेटेड रियलिटी, एक हाइपर रियलिटी क्रिएट हो जाता है, फसाड सा। एक्चुअल रियलिटी जो चल रहा है, एक्चुअल गेम, उसको लोग हाइड करते हैं और आपके सामने एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं। सो इन कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट सोशल मीडिया ने परसेप्शन को रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया है। रियलिटी कुछ और हो, मैं कनिंग इंसान हो सकता हूं, बट सोशल मीडिया में आप खुद सोचो यार सर, बहुत लोग चैरिटी कर रहे हैं, उसका वीडियो बना रहे हैं और सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि गरीब को मैंने 100 रुपया दे दिया, इसको मैंने इतना खाना बना दिया, और व्यूज ले रहे हैं। अंडरलाइंग गेम क्या है? उसे तो पैसे कमा रहे हैं सब कोई। और दूसरा चीज ये है कि सर सोशल मीडिया पे तो हम चीजें हमेशा परफेक्ट और बेस्ट दिखाते ही हैं। अब ये भी है ना सर, जैसे कि अभी हम लोग मतलब 10 पिक्चर्स क्लिक करने के बाद एक छांटते हैं, उसमें भी फिल्टर लगा के पोस्ट करते हैं, तो हम रियलिटी दिखा कहाँ रहे हैं? अच्छा सर, एक मैं सर के पास जा रहा हूं। इस पे सर मैं एक चीज ऐड कर रहा हाँ, था। हमारे बिहार में एक कहावत है जी कि किसी का अगर बेस्ट फेस देखना है तो फेसबुक पे देखिए, किसी का वर्स्ट फेस देखना है तो वोटर आईडी पे देखिए। अच्छा सर, अभी मैं रंजन सर के पास चलता हूँ। सर जैसे अभी जो हम लोग डिबेट कर रहे थे, इसमें मेन मामला ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हमने हमेशा एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट की तरह देखा, और चूंकि आप इकोनॉमी का जो डोमेन है उसके एक्सपर्ट हैं, तो क्या इसका एक इकोनॉमिक एंगल है? ये क्या इनोवेशन का जो इकोसिस्टम है उसको एब्रप्टली हर्ट करता है किसी भी वे में? इसका आंसर जो मैं देना चाहूँगा, आई विल ट्राई टू यूज एन एग्जाम्पल हियर। क्योंकि हम सब उस एज के हैं, उस उम्र के हैं कि हम लोगों ने टेलीकम्युनिकेशन का एक ट्रांजिशन देखा है। हमने लैंडलाइन देखे, लैंडलाइन के बाद कॉर्डलेस फ़ोन्स देखे, फिर मोबाइल फ़ोन्स देखे और अब स्मार्टफोन्स देखे। अगर आपको याद होगा तो एक टाइम पर नोकिया एक डोमिनेंट प्लेयर हुआ करता था इन द मोबाइल फ़ोन सेगमेंट। बिल्कुल सर। उसी दौरान गूगल आता है हैंडल डिवाइसेस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम लेके, जिसका नाम था एंड्रॉयड। अब आप उदाहरण के रूप में एक चीज़ समझिए कि जैसे सैमसंग एक हैंडहेल्ड डिवाइस मैन्युफैक्चरर है। सैमसंग ने कहा कि मैं गूगल से एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम लाइसेंस करता हूँ और मैं एक नए टाइप का फ़ोन बना के देता हूँ जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर भी था सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो लाइसेंसिंग की कुछ फ़ी होगी, उसके अलावा आपके पास फ़ोन की असेंबली का चार्ज होगा, स्क्रीन लगती है, बैटरी लगती है, कैमराज लगते हैं, प्रोसेसर लगता है, तो एक फ़ोन बनता है। उदाहरण के रूप पे अगर हम बोलते हैं कि सैमसंग को 40,000 रुपये में ये फ़ोन बनता है, तो सैमसंग 10,000 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन लेके 50,000 में इस फ़ोन को मार्केट करता है। अब यही बिजनेस मॉडल बाकी सारे प्लेयर्स भी देखेंगे। HTC इसी मॉडल को देखता है, हुआवे इस मॉडल को देखता है, मोटोरोला इस मॉडल को देखता है, और वो बोलते हैं कि अगर सैमसंग ये काम कर सकता है तो हम भी ये काम कर सकते हैं। पर अगर सैमसंग 50,000 रुपये का फ़ोन बेच रहा है, सेम क्वालिटी का फ़ोन अगर HTC को मार्केट में बेचना होगा तो 50,000 में बेचेगा तो शायद उतना अट्रैक्टिव ना लगे। तो सेम मॉडल में HTC compete करेगा सैमसंग के साथ, मोस्टली ऑन प्राइसेस फर्स्ट। कोशिश करेगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटाया जाए किसी भी तरीके से और अपने प्रोडक्ट को हल्का सा सस्ता किया जाए, ताकि सेम क्वालिटी में अगर आपको प्राइस डिफरेंशियल दिखता है तो लोग थोड़ा हल्की प्राइस की तरफ जाएंगे। अब इस मार्केट में इमेजिन करिए कि सैमसंग जब तक इकलौता प्लेयर था तो सारी की सारी मार्केट सैमसंग की थी, पर क्योंकि देयर इज अ फ्रीडम टू एंट्री, देयर इज नो बैरियर टू एंट्री, मेनी पीपल कैन कम इन एंड दे कैन compete with Samsung in making these handheld devices. You found that there will be many smartphone makers जो आएंगे इस सेगमेंट में और सैमसंग के मार्केट को फ्रेगमेंट करेंगे। अब सैमसंग को अपनी मार्केट को डोमिनेंस, वापस उस डोमिनेंस को गेन करने के लिए सैमसंग को कुछ ना कुछ इनोवेशन करना पड़ेगा। सैमसंग बोलेगा कि अरे अब तक जो आपको फ़ोन दिख रहे हैं वो तो 720p की स्क्रीन वाले हैं, ऐसा करिए मैं आपको एक फुल HD स्क्रीन के साथ एक फ़ोन देता हूँ। तो सैमसंग इनोवेट करेगा इन स्क्रीन टेक्नोलॉजी। कोई और मैन्युफैक्चरर होगा वो जाएगा बैटरी की और कि मैं आपको बेहतर बैटरी बैकअप का फ़ोन देता हूँ। कोई स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर होगा बोलेगा आपको मैं बेहतर कैमरा सिस्टम्स के साथ फ़ोन देता हूँ। आइडिया ये है कि जब तक ये स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स आपस में compete नहीं करेंगे तब तक आपको फ़ोन का एवोल्यूशन होता हुआ दिखेगा नहीं। सेम प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या? देयर आर नो बैरियर्स टू एंट्री and everybody is free to enter this market and compete with the remaining players, and if you can survive that competition you get to stay, and all other inefficient players they have to be weeded out. This is the essential principle behind optimal allocation of resources. हमने खुद नोटिस किया होगा कि अगर आप 6 साल पुराना एंड्रॉयड फ़ोन उठाइए, उसको आज के फ़ोन के साथ कंपेयर करिए, आपका मन भी नहीं करेगा शायद उस 6 साल पुराने फ़ोन को यूज़ करने का, आपको इतना पिछड़ा दिखता है। ये टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन आई क्यों? क्योंकि कंपटीशन होने दिया गया इस मार्केट में। दैट मीन्स देयर वाज अ फ्रीडम फॉर मैन्युफैक्चरर्स टू कम इन एंड एंटर। अगर ये फ्रीडम टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन का बेसिस बनती है, सिमिलरली कंपटीशन आइडियाज के स्तर पे भी होता है।
there is also a marketplace of ideas. There are good ideas, there are bad ideas, and people should have the freedom to express those ideas. Good ideas will compete with bad ideas, and best ideas will emerge out of it, which is what we call societal progress. इसी चीज को हमने सोसाइटल प्रोग्रेस बोला है. टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज एन ऑफशूट ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस. और साइंटिफिक प्रोग्रेस में आप जैसे हिस्ट्री के जानकार यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको पता होगा कि साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए कितने सारे लोग, मोस्ट इफ नॉट ऑल साइंटिफिक प्रोग्रेस हैज कम फ्रॉम पीपल हु वर कंसिडर्ड हेरेटिक्स इन देयर टाइम, हु वेंट अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स ऑफ देयर टाइम. आप बात कर सकते हैं कॉपरनिकस की, जिन्होंने हीलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ द यूनिवर्स दिया, विच वेंट डायरेक्टली अगेंस्ट द जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ द यूनिवर्स. जो डॉगमेटिक बिलीफ हुआ करता था चर्च का, उसके अगेंस्ट वो बात बोली गई. Although interestingly Copernicus को इसके लिए सजा नहीं मिली, he died of a hemorrhage, but two people who later on supported and presented evidence in favor of his ideas, they were punished. For example, if I'm not mistaken, Giordano Bruno करके, Giordano Bruno को जिंदा जला दिया गया. गैलीलियो गैलीलाई को उनको पनिशमेंट मिली, गलीलियो को पनिशमेंट मिली. इसी तरीके से ये एक एग्जांपल आपके पास नहीं है. आप लडविग बोल्ट्जमैन करके एक, ही इज अ पायनियर इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, उनके आइडियाज को भी उस टाइम पे साइंटिफिक कम्युनिटी में इतना यू कैन से फेवर नहीं मिला. बाद में उनके जाने के बाद उनके आइडियाज को, उनके काम को रिकॉग्निशन मिला. आप ग्रेगर जोहान मेंडल की बात करते हैं, जिनको आज हम फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोला जाता है, उनके आइडियाज को भी उस टाइम पे एक्सेप्टेंस नहीं मिली. तो going against the established conventions, established norms, the competition amongst ideas where established norms are challenged, इनको चैलेंज किया जाता है और इस कंपटीशन के थ्रू बेहतर आइडियाज इमर्ज करते हैं. इसी प्रोग्रेस को हम एवोल्यूशन भी बोलते हैं, इसी को हम सोसाइटल प्रोग्रेस बोलते हैं. क्वाइट ऑब्वियसली अगर टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन का प्रोग्रेस के साथ लिंक है, तो साइंटिफिक प्रोग्रेस का भी लिंक जरूर है इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. लोगों के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो उनके यू कैन से उनके जो ओपिनियन है उसको वॉइस करने का उनके पास फ्रीडम होना चाहिए. मेरे हिसाब से तो सबको कुछ भी कहने की फ्रीडम होनी चाहिए. अब इस कंपटीशन में जो बेहतर आइडियाज इमर्ज होंगे, वो आइडियाज ही बेसिस बनते हैं आगे एवोल्यूशन का, नॉट जस्ट पॉलिटिकल, सोशल, बट ऑल्सो इकोनॉमिक. इसी रेफरेंस में सर, जैसे मिल कहते हैं कि एक इंसेन पीपल को भी बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, और जब वो इंसेन पीपल की बात करते हैं तो उनका मतलब ऐसे लोगों से नहीं है जो ऐसे पत्थर उठा के किसी को भी मार देते हैं. उनका मतलब वो सोसाइटली इंसेन माने गए क्योंकि वो उन स्टैंडर्ड्स पे बात नहीं कर रहे थे जो सोशल स्ट्रेटा में उस समय एक्सेप्टेबल थे. तो इस रेफरेंस में वही बातें हैं कि हमेशा जो और थॉट्स आए, उन्होंने नए जो इनोवेशंस हैं उनको इवोल्यूशन में हेल्प करी, एंड ऑफ कोर्स उसके लिए हमें फ्री स्पीच और हर तरीके की फ्रीडम ग्रांट तो करनी पड़ेगी. जैसे रवि सर, मैं बोलना चाहूंगा, जैसे रवि सर सोशियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, तो उन्हें मार्क्स के टाइम पे वो जरूर बताते होंगे. बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का एक मॉडल है, मतलब जहाँ पे इकोनॉमी बिहेवियर के बेसिस पे रेगुलेट होती है, जिसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है. तो उसमें फ्री स्पीच का क्या रोल हो सकता है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में? बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में फ्री स्पीच का रोल मेरे हिसाब से, हम इकोनॉमी के किसी सब सेक्टर की बात कर सकते हैं कि जहां पर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है थ्रू स्पीच या थ्रू एक्सप्रेशन. आप जैसे कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी की हम बात कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अब यूट्यूब पे आप देखिए, एल्गोरिथम एक तरीके से चलता है, एक तरीके का कंटेंट आगे पुश किया जाता है. अब जो इंसान इस डाउनवर्ड स्पाइरल में घुस गया, जिसने गूगल को ये बता दिया कि मुझे इस टाइप का कंटेंट पसंद है, तो गूगल उसको उस स्पाइरल में हमेशा रखा ही रखेगा. तो एक तरीके से वो एक बॉटमलेस पिट में एंटर कर जाता है, बिकॉज इसका डायरेक्टली बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के साथ आई थिंक थोड़ा सा डिस्टेंट रिलेशन होएगा. अच्छा सर, हाल फिलहाल में क्या कोई ऐसी इंडस्ट्री है क्या इंडिया में जो फ्री स्पीच की वजह से इम्पैक्ट हुई है? सर, इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड ओवर भी. इनफैक्ट यूएस को हम चैंपियन ऑफ फ्री स्पीच माना जाता है, हम मानते हैं और माना ही जाता है. इनफैक्ट अगर आप स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखिए तो यूएस में जितना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मेरे हिसाब से किसी और कंट्री में उतना तो नहीं होगा. वहाँ पर भी इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला को S&P 500 ESG नॉर्म्स वाला जो इंडेक्स बनाया जाता है उससे बाहर रखा गया, जबकि वो कंपनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में एक पायनियर कंपनी है. मोस्ट लाइकली वो रीजन यही रहा होगा कि उनके जो पॉलिटिकल व्यूज हैं, दैट ही डिड नॉट टो द एग्जिस्टिंग पार्टी लाइन. आपको अगर याद होगा 2020 में आंट फाइनेंशियल करके, जिनके इफ आई नॉट मिस्टेकन द चेयरमैन वाज जैक मा, सडनली उसका आईपीओ होने वाला होता है और वो आईपीओ होता नहीं है. सडनली जैक मा को नैरेटिव से गायब कर दिया जाता है, जस्ट फॉर वन स्टेटमेंट. तो ऐसा नहीं है कि इसके एग्जाम्पल्स आपको इंडिया के बाहर नहीं मिलते, इंडिया के बाहर भी मिलते हैं और इंडिया में भी मिलते हैं. इनफैक्ट मोस्ट रिसेंटली आपने देखा होगा यूट्यूब पे एक कंटेंट क्रिएशन की एक इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री में कुछ शोज बहुत पॉपुलर हुए और उन शोज पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, जिसकी वजह से वो शो अब
एटलीस्ट हाल फिलहाल तो नहीं हो रहे। मेरा जो मैंने हल्की फुल्की रिसर्च करी थी और मुझे पता चला था कि एक शो उनमें से कंटेंट, इफ आई नॉट मिस्टेकन, मेंबर्स ओनली करके एक शो था, जिसका अपेरेंटली हर शो का रेवेन्यू रफली 2 से 3 करोड़ के बीच में जाया करता था। सडनली बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशन अब वो शो आपको पब्लिश होता हुआ यूट्यूब पे दिखेगा नहीं। इनफैक्ट ये भी बोल दिया गया कि आप पुराने वीडियोस भी टेक डाउन कर लीजिए। तो ऐसा नहीं कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं होता, इकोनॉमिक इम्पैक्ट जरूर होता है। और जैसे सर हाल फिलहाल में हमने देखा है कि कई सारे फाइनेंशियल एडवाइज़र कंटेंट क्रिएटर हैं जो फाइनेंशियली एडवाइस करते हैं, चाहे उनके पास क्वालिफिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन हो या ना हो, और वो कई सारे लोगों के पैसे डुबा देते हैं। और अभी वो सेबी और आरबीआई के निशाने पे भी रहते हैं वेरियस पर्सपेक्टिव से। तो उनके ऊपर भी क्या लिमिटेशंस वगैरह लगती रहनी चाहिए या फिर फ्री स्पीच? जी, उनके ऊपर टाइम एंड अगेन सेबी ने रेगुलेशंस भी लगाई हैं, रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स मार्केट रिस्क, और आपको मार्केट रिस्क को देख के ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा ठीक है सर, इसका सर मैं एक काउंटर पर्सपेक्टिव दूँ। उन्होंने जैसे बोला कि यूएस जहाँ पे बहुत अच्छी इकॉनमी, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। नितिन सर अगेन कमिंग फ्रॉम सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड, ही विल अग्री फ्रीडम ऑफ स्पीच इज प्रिविलेज ऑफ एलीट सर। अगर आप एलीट हो तो आप कोर्ट पहुंचोगे, आपके लिए केसेस लड़े जाएंगे एंड यू कैन मैनेज दैट। टेल मी समवन हु इज अनइम्पॉर्टेंट, समवन हु इज नॉट एलीट, समवन हु इज नॉन एलीट, उनके साथ क्या होता है? नॉट जस्ट इंडिया, यूएस, चाइना, कहीं भी। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को सिर्फ इस तरीके से सोचना कि जिस इकॉनमी में वो प्रेजेंट है वहाँ इकॉनमी बूस्ट करेगी, अगर उसको कर्व करेंगे तो इकॉनमी इम्पैक्ट होगी, तो ये थोड़ा सा नैरो थॉट हो गया है, क्योंकि उसके बहुत सारे डायमेंशन खुल के आते हैं। फॉर एग्जांपल, जहाँ भी आप देखोगे कि एलिट ने पावर कैप्चर करके रखा है, वहाँ पे आपको प्रोटेस्ट के अगेंस्ट फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? कहाँ आपने वर्ल्ड में प्रोटेस्ट देखा है और उसको एलिट्स ने वेलकम किया हो इनिशियली, या जो भी पावर स्ट्रक्चर में रहते हैं? गिव साइट विद जस्ट वन एग्जांपल। पहला रिएक्शन तो उस प्रोटेस्ट का सप्रेशन ही होता है, एंड दैट इज वाई जब नितिन सर ने रेनेसा वाला एग्जाम्पल दिया था, वो मुझे सबसे इफेक्टिव हिस्टोरिकल एग्जाम्पल लगता है, क्योंकि आर्ट वाज मीडियम ऑफ प्रोटेस्ट। उस वक्त में जो ऐसे लिखते थे, पेंटिंग लिखते थे, ऑल ऑफ देम वर मीडियम ऑफ प्रोटेस्ट। सो इट स्टार्टेड विथ आर्ट, देन इट मूव टू साइंस। तो यस, अच्छा सर, अब मैम आपको ऐसा नहीं लगता कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिविलेजेस हैं, लिबर्टी हो, इक्वलिटी हो, फ्रीडम हो, जस्टिस हो, सारे तो एलीट लोगों के ही हो गए? मतलब कॉमन लोगों के लिए ये कितने, कहाँ तक, जैसे ये हमारा बड़ा मेजर क्वेश्चन भी है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है या ये सेलेक्टिवली कुछ ही लोगों को मिल रहा है? सर केवल मैं इसकी बात नहीं करूँगी, बहुत सारे राइट्स की हम अगर बात करेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन सामने आता है कि जब तक किसी की बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती तब तक वो डेमोक्रेसी और राइट टू वोट के लिए नहीं भागता है। तो ज़्यादातर ऐसे लोग जिनकी बाकी चीज़ें, जिन्हें ब्रेड एंड बटर की टेंशन्स नहीं है, वो उनसे कई चीज़ों के ऊपर उठ चुके हैं, तब जाके वो इस सोच पे जाते हैं। और ऐसे बहुत कम लोग होंगे कि जो इस थॉट प्रोसेस पे जाते हैं कि हमें राइट टू एक्सप्रेशन चाहिए। बाकी सारे लोगों के लिए और भी चीज़ें ऐसी बेसिक्स नीड्स होती हैं जिनके लिए वो वही स्ट्रगल करते रह जाते हैं, उन्हें राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू वोट की नहीं पड़ी। अच्छा सर, सर मैं ऐड करना चाहूँगा, मतलब इसमें सर बहुत बार क्या प्रॉब्लम होता है कि डेमोक्रेसी को हम एक एंड पॉइंट ले लेते हैं, जबकि डेमोक्रेसी एक्चुअली एक प्रोसेस है। तो जैसे मान लीजिए हम 1950 में ये विज़न लिए कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे और हम अपने लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच देंगे। इट वॉज श्योर कि भाई लोगों को तब पता भी नहीं है राइट टू वोट क्या होता है। इंडिया हैड अ वेरी पैसिव सिटीजनरी, जो राइट टू वोट के लिए शायद प्रोटेस्ट भी नहीं किए होंगे सारे लोग आके। सो द थिंग इज कि वो एक प्रोसेस है जिसमें आपको अधिकार मिल गए हैं, एंड विद टाइम उसका इंपॉर्टेंस लोगों को रियलाइज होता जाता है। सो मैम की बात पे मैं एग्री करूंगा, बट उस पर ऐड भी करूंगा ये कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे जैसे इंडिया प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ता जाएगा, हर लोगों की जरूरत बनेगी, दैट इज ट्रू, आज के लिए ना हो। सो जब तक हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट जो है वह पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, तो जब तक डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जब तक हमारा सोशल और इकोनॉमिक अगर हमें राइट्स और डेमोक्रेट हम नहीं फुल तरीके से इस्टेब्लिश होते, तब तक पॉलिटिकल राइट्स का बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं। तो इसलिए डेमोक्रेसी में इन तीनों चीज़ों को साथ में लेके आगे बढ़ना चाहिए, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, सोशल एंड इकोनॉमिकल। दैट वाज द आइडिया बिहाइंड article supporting social justice. He wanted to make India a social democracy rather than just a political one. बहुत बढ़िया बात कही सर ने कि डेमोक्रेसी एंड पॉइंट नहीं है बल्कि प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीज़ें ऐड ऑन होंगी। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे सोशल रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, सोसाइटी में लगातार इवोल्यूशंस हो रहे हैं, तो क्या ऐसा है कि अगर कोई सोसाइटी फ्री स्पीच को वेलकम करती है तो वहाँ पे रिफॉर्म्स अच्छे होते हैं, वहाँ के लोग ज़्यादा मैच्योर होते हैं? इसका कोई लिंक है क्या?
सर इसमें भी आप खुद हिस्ट्री के जानकार हैं, तो मैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू ही अगर सर हम इसको देखें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आसपास अगर थोड़ा सा उसको हाईलाइट करें तो जो स्थिति बनी थी फ्रांस की, जिसमें गरीबी भी है, लोग परेशान भी हैं, इन्फ्लेशन भी है, सामाजिक रूप से भी रिएक्शनरी रोल था स्टेट का, प्लस इवन चर्च का जो डोमिनेंस था, ऐसी स्थिति यूरोप में क्या पूरे वर्ल्ड में 1000 साल से रह रही थी। ऐसा कुछ नहीं है कि फ्रांस में कुछ अलग हो रहा था। सो द थिंग, हम फैक्टर्स बहुत सारे लिस्ट कर सकते हैं कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, बट अल्टीमेटली रिवॉल्यूशन इसलिए हुआ क्योंकि लोग वहां बोलने लग गए, और जब बोलने लग गए तो वोल्टेयर भी पैदा हुए, मोंटेस्क्यू भी पैदा हुए, वो अपनी बातें भी रखे और वो बातें आग की तरह फैली, वो लोगों को रिवॉल्यूशनाइज कर दी। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो रोल आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सर मेरे हिसाब से फ्रीडम ऑफ स्पीच के बिना कोई मीनिंगफुल चेंज आ ही नहीं सकता है, कभी भी नहीं आ सकता। नहीं सर, बहुत स्ट्राइकिंग पॉइंट है कि मीनिंगफुल चेंज के लिए तो ये ज़रूरी है। मैम की तरफ उन्हीं के एग्जाम्पल में मैम की पॉइंट भी सब्सटैंशिएट होती है कि मैम ने जो बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो एक्चुअली में प्रोटेस्ट या लोगों में जो रिजेंटमेंट आता है वो तब ज्यादा ऊपर उठ के आता है जब सोशल और इकोनॉमिक नीड्स फुलफिल नहीं होते रहते। तो उसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आप देखिएगा कि वहाँ पे इकोनॉमिक डिसकंटेंट था, सोशल डिसकंटेंट था, तो लोग और खुल के बोलने लगे। तो बेसिकली उनका कहना क्या था मैम का कि अगर पॉलिटिकल नीड फुलफिल हो रही है तो वो एक एस्पेक्ट है, लेकिन जो सब्सटैंटिव राइट्स होते हैं दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट, एंड लोग पॉलिटिकल राइट से ज़्यादा सब्सटैंटिव राइट के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए आते हैं। नितिन सर ने जैसे कहा कि हमें बहुत चेंज, अगर हम मीनिंगफुल चेंज देखना चाहते हैं तो इसके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशंस बहुत ज़रूरी है। सर JS मिल कहते हैं कि हमें आधा ही सच पता चलता है किस चीज़ से। अगर हम राइट टू एक्सप्रेशंस देते हैं तो एक समय के बाद हमें पूरा सच पता चलता है, और ये हो सकता है कि अगर किसी भी सोसाइटी ने राइट टू एक्सप्रेशन को किसी भी तरीके से सप्रेस किया तो उससे जो सच मिलने वाला है या आने वाले समय में कोई बहुत ज़्यादा वैल्यूबल एक चेंज मिलने वाला है वो वहीं रुक जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सोसाइटी में चेंज होते रहे, जैसे कि कहा सर ने कि मीनिंगफुल चेंज, तो मीनिंगफुल चेंज तभी आएंगे जब राइट टू एक्सप्रेशंस हम देंगे। बिल्कुल मैम। अच्छा मैम, एक चीज़, अभी जैसे हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, अब एक मामला आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे लगाए जाने वाले रिस्ट्रिक्शन को लेकर। जैसे इंडियन डेमोक्रेसी में अक्सर इन रिस्ट्रिक्शंस को कई दफ़ा, हमने कई सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे इनको वेलकम किया जाता है, जैसे कि नागार्जुन जी इंदिरा गांधी जी के लिए कहते हैं कि इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को। और आप इतना वोकल होके बोल सकते थे। हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं कि हाँ, वो जो क्रिटिसिज्म है उसकी क्रिएटिविटी को वेलकम करते हैं। तो जब हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शंस, जैसे कि हम इनके पैरेलल रिस्ट्रिक्शंस को देखते हैं, तो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं ये किस तरीके के हैं और ये रिस्ट्रिक्शंस डिसाइड कौन करता है? सर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं किया गया है कि पूरी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया कि ये रीज़नेबल की डेफिनेशन है। ये सर कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट रोल इसमें हो जाता है कि आखिर रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस हम किसको कहेंगे। जैसे कि हमारे सभी फंडामेंटल राइट्स पर कुछ ना कुछ ऐसा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगते रहते हैं, और टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को इंटरप्रेट करता रहता है। जैसे कि मेनका गांधी केस में हुआ था। मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा था कि अगर आप किसी के भी फ्रीडम पर अगर किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो वो आर्बिट्रेरी तरीके से आप नहीं लगा सकते। उसके लिए टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कई गाइडलाइंस जो है वह जारी की, बट अभी तक प्रॉपरली तरीके से उसको डिफाइन नहीं किया। ये कह सकते हैं कि जैसे जब भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की आती, जैसे कि हम मोरालिटी की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, तो इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस जो है वह लगाए जाते हैं। जैसे कि सर, रिस्ट्रिक्शंस जो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में बताए भी गए हैं वो बहुत वेग हैं, तो क्या ये एक कारण है कि इसका बहुत रैम्पेंट मिसयूज होता है बिकॉज ऑफ इट्स वेगनेस? मैं यहाँ पर आई विल ट्राई टू कंपेयर द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट सीधा शब्दों में ये कहता है कि द कांग्रेस शैल मेक नो लॉ विच अब्रिजेस द फ्रीडम ऑफ स्पीच और दैट ऑफ द प्रेस अमंगस्ट अदर थिंग्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट अमेंडमेंट है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को क्लियर बताने की जगह कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में एडिशंस करता है, जिसमें अगर आप आर्टिकल 19 क्लॉज 2 पढ़िएगा तो उसमें आपको पब्लिक ऑर्डर मिल जाएगा, उसमें आपको डिसेंसी मिल जाएगी, उसमें आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मिल जाएगा और कई सारी चीज़ें इस तरीके के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के नाम पे आपको मिलेंगी। अब आप जब पब्लिक ऑर्डर की बात करते हैं या जब आप लेट्स से डिसेंसी की बात करते हैं तो ये शब्द ऐसे हैं जो ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। अब कचहरी तक तो आप पहुँचेगा बाद में, पर शुरू में जो इसकी इंटरप्रिटेशन होगी वो तो करेगा कोई दरोगा ही।
अब उस दरोगा की इंटरप्रिटेशन के हिसाब से कुछ क्या आपने किसी पब्लिक ऑर्डर को, यू कैन से पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट कुछ ऐसी बात कर दी, क्या कुछ आपने ऐसी बात कह दी जो इनडिसेंट है। अब डिसेंसी पे स्टैंडर्ड्स तो लोगों के पर्सनल होते हैं, कुछ लोगों को जो चीज़ डिसेंट लगती है दूसरे लोगों को वही चीज़ इनडिसेंट लग सकती है। दिस इज वेयर वी गिव एक्सेसिव पावर्स टू द स्टेट। हम स्टेट को ज़्यादा पावर देते हैं एंड वी लीव इट ओपन टू इंटरप्रिटेशन कि पब्लिक ऑर्डर का मीनिंग क्या हो सकता है, डिसेंसी का मीनिंग क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से यही जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के नाम पे हमने जो कुछ चीज़ें वहाँ पर ऐड करी हैं उसकी वजह से एक काफ़ी बड़ा ग्राउंड क्रिएट हो जाता है जिसके बेसिस पे इसी चीज़ का मिसयूज़ किया जाता है। उदाहरण के रूप में देर वर मेनी लॉज इन इंडिया जो IPC वाले लॉज हैं। सेक्शन 124 हो गया रिलेटेड टू सेडिशन, सेक्शन 153 हो गया, सेक्शन 295 हो गया। तो ये सारे लॉज को मिसयूज टाइम एंड अगेन किया जाता है क्योंकि ये लॉज वर्डेड ही कुछ इस तरीके से हैं कि ये ओपन टू इंटरप्रिटेशन ही रहेंगे कि आपने किसी की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हर्ट कर दिया, किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को आपने हर्ट कर दिया, विदाउट क्लियरली स्पेसिफाइंग कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का मीनिंग क्या होता है। अब किसी समाज की खाने की प्रथा, खाने का तरीका एक हो सकता है और दूसरे समाज का बिल्कुल विपरीत। तो ये क्या मैं अपनी डाइटरी प्रेफरेंसेस को फॉलो कर दूं तो ये किसी और कम्युनिटी को ऑफेंड नहीं कर सकता है, खासतौर पे इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच इज सो रिलीजियसली एथनिकली डाइवर्स। हमारे यहाँ कल्चर्स कई सारे हैं, हमारे यहाँ प्रथाएं कई सारी हैं, हमारे यहाँ मान्यताएं कई सारी हैं। तो कोई भी इंसान कुछ एक ऐसा चीज कर ही सकता है जो किसी ना किसी को ऐसा ऑफेंड कर दे। तो मेरे हिसाब से जो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के नाम पे हमने कुछ वर्ड्स जो वहां पर ऐड किए जो ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, वो पुलिस स्टेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए काफी, यू कैन से काफी हेल्प ग्राउंड बन जाता है। यस, एक बिल्डिंग ग्राउंड बन जाता है। बिल्कुल Sir, but I would like to bring a counter perspective to the foray over here. Keeping American society as a base for championing state for freedom of liberty मेरे नज़र में सही नहीं है, बिकॉज अगर आप उस सोसाइटी में जाके रहो, हमें जो सोशल मीडिया में, मूवीज़ में, मीडिया में दिख रहा है वो एलीट कल्चर है। अगर एक्चुअली में अमेरिकन कल्चर देखो, अगर आप वहाँ पे जो बिग सिटीज़ हैं उसके अलावा 2 tier 3 tier सिटी में जाके लाइफ देखो तो कल्चरल ब्रेकडाउन हो चुका है। अमेरिकन सोसाइटी में यही फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है कि कभी कभी रिस्ट्रिक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आपने बोला कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है उसको कोर्ट इंटरप्रेट करता है, वो लीगल डायमेंशन है, लेकिन कोर्ट हमेशा टेक्स अकाउंट ऑफ सोसाइटीज विल। आप इस बात को समझिए। तो क्या होता है कि जैसे कि एक समय हमारे देश में भी होमोसेक्सुअलिटी क्राइम था, डिक्रिमिनलाइज हो गया। सोसाइटी का जो कल्चर होता है ना, आंद्रे बेते ने एक बहुत फेमस कहावत कही है कि लॉ प्रिस्क्राइब्स वेयर सोसाइटी शुड मूव, बट इट इज़ द कल्चर इट डिसाइड्स वेयर सोसाइटी एक्चुअली मूव्स। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि जैसे कि किसी ने ऑब्सीन रिमार्क मारा, फॉर एग्जाम्पल आई टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस, ये जो इंडियाज गॉट लेटेंट शो पे रणबीर अलाहाबादिया वाला जो वो रिमार्क आया है, नाउ मेनी ऑफ देम वुड बिलीव दिल एडवोकेट कि उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच था एंड ऑल दैट, बट एक ऑब्सीन रिमार्क था। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट सोसाइटीज वी आर। ठीक है, हमारे यहाँ पे पेरेंट्स को काफ़ी रेस्पेक्ट किया जाता है अनडाउटेडली, एंड ऑल्सो you have to understand when you are exercising, if you're a public figure and when you're exercising freedom of speech, you also have moral responsibility because you are a role model for many youngsters who follow you, right? तो आप क्या सोशलाइजेशन उनको दे रहे हो, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल होकर आपको करना पड़ रहा है। आप अगर आप पब्लिक फिगर हो जाते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी इंडिविजुअल या आपकी फैमिली की नहीं रह जाती है, पूरी सोसाइटी की होती है। ठीक है, दूसरी बात आपको एक और चीज़ समझना होगा कि डेवियंस जब भी होता है तो अगर उसके अगेंस्ट पब्लिक आउटरेज होता है, जैसे कि इस केस में हुआ है, तो वो मॉरल दरखाइन कहते हैं कि उससे क्या होता है, वो भी एक तरीके से सोसाइटी के लिए फंक्शनल है। जैसे ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं तो सोसाइटी का जब पब्लिक आउटरीच आता है तो सोसाइटी क्लैरिटी देती है कि भाई हमारा मॉरल बाउंड्री ये है, समझ जाओ क्या एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। इस प्रोसेस के थ्रू लॉ डिफाइन होती रहती है और इस प्रोसेस के थ्रू लॉ इवॉल्व होती है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये जो पब्लिक आउटरीच आपको दिख रहा है, इसके थ्रू एक क्लैरिटी आ रही है कि हमारे ये मॉरल बाउंड्रीज हैं और उन मॉरल बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करें। और ये मॉरल बाउंड्रीज किसी भी सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और एल्स ब्रेकडाउन और डिसरप्शन हो जाएगा सोसाइटी का। इसी को सर मैं इसी बात को आगे ले जाता हुआ कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट, क्योंकि अमेंडमेंट तो कई मतलब इन क्लियर वर्ड्स काफ़ी एब्सोल्यूट है, इसी अमेंडमेंट को चैलेंज भी किया गया इन मेनी कोर्ट्स, एंड इनफैक्ट द स्टैंडर्ड दैट दीज पीपल फॉलो, दैट द अमेरिकन्स फॉलो, इज दैट
all speech is allowed, including hate speech. Every kind of speech is allowed, that which is short of direct incitement to violence. So where the American society draws a line, like which kind of speech will not be permitted, will be only such speech which directly incites people to commit violence. उदाहरण के तौर पे मुझे देवेंद्र सर पसंद नहीं है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे देवेंद्र सर पसंद नहीं है, वो चलता है। पर अगर मैं ये बोलूँ कि इनका एड्रेस ये रहा और मैं डायरेक्टली स्टूडेंट्स को बोलूँ कि जाइए उनके घर पे पत्थर मारिए, वो दैट इज अ डायरेक्ट इंसाइटमेंट टू वायलेंस। वहां पर अमेरिकन सोसाइटी एक लाइन ड्रॉ करती है। बट आई हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर सर, कि आपने हेट स्पीच दिया, वायलेंस नहीं इंस्टिगेट किया, लेकिन वो सिकांड डिप्रेशन में चले गए और सुसाइड कर लिया, हु विल टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दैट? आप तो उस मरे हुए आदमी पे ब्लेम कर दोगे कि उसका दिमाग वीक था। मेरे हिसाब से दैट इज अ क्वेश्चन। देखिए, मैं ऐड करना चाहूँगा पर्टिकुलरली सर के सपोर्ट में ही, क्योंकि सर के पॉइंट से मैं एग्री करता हूँ कि इंडिया एज अ स्टेट जिस स्टेज पे अभी है, वी ऑफन क्लेम कि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, पुलिस इनसफिशियंट है, कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग है मर्डर के, एंड वी आर अ स्टेट विच इज एक्चुअली लुकिंग इनटू पीपल्स रूम कि आप क्या बोल रहे हो, राइट, जो नहीं होना चाहिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो इतनी सब्जेक्टिविटी जो रखा गया है, जो सर बोल रहे हैं, मेरे को लगता है वो बहुत हद तक स्टेट अननेसेसरी भी इंटरवीन करता है, जो उनको नहीं करना चाहिए। मेरे कहने का पर्पस ये था कि ये नहीं कि फ्री स्पीच एब्सोल्यूट होनी चाहिए, पर्पस ये है कि फ्री स्पीच में रेगुलेशन होनी चाहिए, पर रेगुलेशन जितनी मिनिमल हो उतनी पॉसिबल, दूसरा जितनी स्पष्ट हो उतना बेहतर, मतलब मिनिमल प्लस क्लियर। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इंडिया में जहां पर, बिकॉज लाइक जैसे सर ने मेंशन किया कि इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द स्टेट आर वेरी लिमिटेड, दैट मीन्स यहां पर प्रोसेस ही पनिशमेंट है, क्योंकि आपने इस तरीके का एक इंटरप्रिटेशन दे दिया कि पब्लिक ऑर्डर डिसेंसी के नाम पे, और किसी ने आपको अरेस्ट कर लिया। अब उस अरेस्ट से लेके जब तक ये मामला कचहरी तक पहुंचेगा, तब आपको यू विल हैव टू गो थ्रू अ ह्यूज रिगर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉलोड बाय द जुडिशियल सिस्टम, जहां पर इतनी पेंडेंसी है कि आप इवेंचुअली तो कॉम्प्रोमाइज ही करिएगा। इवेंचुअली क्या साबित होता है, क्या साबित नहीं होता, ये तो हम डिबेट बाद में होगी, पर ये पूरा प्रोसेस ही आपके लिए पनिशमेंट है। पॉइंट ये है कि आपने स्टेट को इतनी आज़ादी दे दी है, इतनी पावर दे दी है कि वो आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को किसी भी वेग इंटरप्रिटेशन पे कटेल कर सकता है, and then it will make you go through that rigor of the judicial process, which will most likely be an unending process and very painful for the common citizenry, is my point. बट मैंने तो यहाँ पे स्टेट की बात की ही नहीं थी, मैं तो यहाँ पे पब्लिक आउटरीच की बात कर रहा था। सो पब्लिक आउटरीच सोसाइटी का इमोशन को Public outrage, people are free to express that they are disinterested or they did not like that content. वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ इस कॉमेडियन को ही नहीं है, वो लोगों को भी है। Exactly. लोग भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट द मोमेंट यू टेक द लॉ into your own hands and it leads to vandalism, जहां पर आप लोगों की प्रॉपर्टी को डैमेज कर देंगे, आप कानून को अपने हाथ में ले लेंगे, वहां पर तो स्टेट को अपनी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो मैंने कहीं पे यहाँ पे वैंडलिज्म को एंडोर्स नहीं किया है, मैं जो आपको बता रहा हूँ कि पब्लिक आउटरीच जब होती है तो पब्लिक आउटरीच का एक पैटर्न है जो आपको समझना है। ऑब्वियसली मैंने पहले विराट कोहली के अगेंस्ट जो कमेंट दिया गया था, मैंने उसको क्लियरली क्रिटिसाइज किया है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग के बदले हमको समझना है कि हाउ सोसाइटी defines these boundaries. That is more important. That is very subtle. That is how it operates. Because social order तो सर कलेक्टिव कॉन्शियंस, जो सोसाइटी में सॉलिडारिटी बनेगी वो किससे बनेगी? कलेक्टिव कॉन्शियंस या शेयर्ड बिलीफ से ही बनेगी ना, शेयर्ड वैल्यूज से ही बनेगी। तो सोसाइटी की शेयर्ड वैल्यूज क्या है, वो सोसाइटी अपने आप को डिफाइन करती रहती है, वो सोसाइटी का नेचुरल प्रोसेस है जिसके थ्रू वो करती रहती है। जब इसी टाइप का कंटेंट के लिए इंडियन सोसाइटी आपको रेडी होते हुए दिख जाएगी, तो आपको ये जो आउटरेजेस हैं, ऐसे जो आपको रिपरकशंस दिख रहे हैं, वो धीरे धीरे उसकी डिग्री ऑफ इंटेंसिटी कम होते हुए दिख आपको ये नहीं लगता कि आप यहाँ पर स्टेट को एक पैटर्नाइजिंग रोल दे रहे हैं कि स्टेट डिसाइड करेगी सोसाइटी कब रेडी है इस टाइप के आइडियाज के लिए? सर मैं अगर इन दोनों चीज को एक बार समराइज करने की कोशिश करूं, मैंने स्टेट कभी नहीं बोला है। मैं समझ रहा हूँ, पर पॉइंट मेरा पॉइंट ये है कि इवेंचुअली लिमिटेशन कौन लगा रहा है आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे? लोग तो नहीं लगा रहे, लोग लगाते हैं, लोग वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। सर स्टेट के लॉज इवॉल्व करेंगे ऑन बेसिस ऑफ पब्लिक इमोशन, हमेशा वैसे ही हुआ है। अरे मैंने आपको पॉइंट वही कि लेजिस्लेचर ने लगाया ना, किसी ने लगाया ना, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने लगाया, हमारी स्टेट ही तो लगा रही है लॉज, ये बना वो रही है, इम्प्लीमेंटेशन स्टेट कर रही है। लिमिटेशन लगाने का राइट तो सिर्फ स्टेट को है ना, लिमिटेशन लगाने का राइट सिटीजन्स को नहीं है। और सिटीजन्स प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो जंतर मंतर पे जा सकते हैं, वो सड़कों पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि ये जो बात कही गई, जो जिससे मैं भी अग्री नहीं करता हूँ, कि मुझे तो वो कॉमेडी भी नहीं लगती, पर
उसके प्रोटेस्ट में आप किसी की प्रॉपर्टी डैमेज कर लें या लॉ हाथ में ले लें, वो आपको अधिकार नहीं है। ये लिमिटेशन लगा सकता है तो स्टेट लगा सकता है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आपने स्टेट के हाथ में एक बहुत ही ज्यादा वेग और आर्बिट्ररी पावर दे दी है, which can potentially lead to the state turning into a police state, is what I mean. On the matter of principles In alone. fact, if you look at all the postmodern states, including US, they are surveillance states, sir. ये तो Yes, postmodern theory है disciplinary power की, मिशेल फुको की. So I एंड can आई थिंक कि सर यहाँ पर सभी लोग अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस बीच में मेरे घर पे पत्थर गिर गए मुझे सुसाइड करना पड़ गया बट आई थिंक सर कि किसी भी इंसान की फ्रीडम ऑफ, कोई भी फ्रीडम हो, वो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है जहाँ पर सामने वाले की नाक शुरू हो जाती है। तो ये एक सर्टेन बहुत ही सिंपल सी लिमिटेशन हो जाती है। अच्छा सर, इसकी लास्ट में जैसे हमने देखा है सर कि आजकल ट्वीट, मीम्स या फिर कॉमेडी एक्ट पे FIR हो जाती है, और मतलब कई तरीके के पुलिस कंप्लेंट्स एंड लीगल चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। ये कई तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। तो नितिन सर, आपके लिए है कि क्या रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड हैं जिसके ज़रिए हम ये जो इशू है इसको रिजॉल्व कर पाएँ? सर, उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जिसको सॉर्ट ऑफ पहले जो डिबेट हुआ है वो भी, और जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं उसको भी समराइज करने के लिए मैं एक कमेंट इस पर डालना चाहूँगा, विच आई गेस आप लोगों को भी थोड़ा मैं उसमें आपका ओपिनियन भी चाहूँगा, क्योंकि मेरा एक ओपिनियन है कि मेरे को लगता है इंडियन जो स्टेट है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके हैज़ अ वेरी एम्बिवेलेंट फेस, थोड़ा कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज्ड क्यों है? क्योंकि मेरे को लगता है जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो इंडिया में दो लॉट था। एक जो, जैसे सर बोल रहे थे, जो सोसाइटी के फेवर में खड़ा था, जिसको सोशल रेगुलेशंस चाहिए थे, जो DPSP के समर्थक थे, जिनको लगता था कि इंडिया में कलेक्टिविज्म इंपॉर्टेंट है। देन देयर वर पीपल जो इंडिया को एक लिबरल डेमोक्रेसी बनाना चाहते थे, जहां इंडिविजुअल राइट्स शुड बी रेस्पेक्टेड, नॉट कलेक्टिव राइट्स। समाज की भी तो जिम्मेदारी है कि वो खुद को ट्रेन करे और सब भी बनाए। वो आदमी की तो जिम्मेदारी नहीं है कि मैं हर बार सही बात बोलूं, मैं गलत बोल रहा हूं आप ना सुनो, है या नहीं? तो ये बुद्ध भी कह के गए, इसी देश के थे हमारे, कि भाई कोई गलत बोल रहा है तो आप मत सुनो, पत्थर मत चलाओ उस पर। ये हमारे देश का कल्चर भी है। तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले इंडियन स्टेट को थोड़ा सा, जो आप बोले रिफॉर्म वाइज, तो मेरे को लगता है कि लॉ काफ़ी कंफ्यूज्ड है इंडिया का इस मामले में। कलेक्टिविज्म भी प्रमोट करता है, इंडिविजुअलिज्म भी प्रमोट करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी प्रमोट करता है, रेगुलेशन भी प्रमोट करता है, विच इज़ वेग। तो लीगल क्लैरिटी आई वुड से पहली पॉइंट है जो सर बोल रहे थे। इसी पॉइंट से आता है कि स्टेट शुड वेरी क्लियरली डिफाइन कि किन चीज़ों पे फ्रीडम ऑफ स्पीच में रोक लगेगा, वहाँ पे वेगनेस नहीं होना चाहिए। एंड यू कैन टॉक ऑफ ऑल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एजुकेटेड पीपल, बट अल्टीमेटली वो चार्जेस लगाते हैं, जैसा कि सर बोले, वो जो बंदे होते हैं आपके पुलिस स्टेशन पे बैठे हुए, वी नो कितना लीगल नॉलेज है उनको, द वर्ल्ड नोज, नॉट अ प्रॉब्लम। सो द थिंग इज कि वहाँ क्लैरिटी नहीं होगा, दे विल देमसेल्फ गेट कंफ्यूज्ड। श्रेया सिंगल केस में आप देखिए, जो सेक्शन कोर्ट बैन कर रखा था, 5 साल के बाद भी पुलिस वाले उसको लगा रहे थे। तो रेस्ट्रिक्शंस वाला प्रॉब्लम में पहला चीज मैं बोलूंगा, लीगल रिफॉर्म्स वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड थिंग जो होगा वो है कि आपको मॉडलिंग करना, कि मॉडलिंग एज इन किस जगह के आप मॉडल से वर्ल्ड में, चाहे हमारा संविधान भी जब बना था सर, तो हम वर्ल्ड के सारे संविधान को स्टडी किए, हमारे लिए बेस्ट मॉडल निकाले। तो जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच को, सोशल मीडिया रेगुलेशन को लेके कुछ कुछ नए लॉज लाए गए हैं, जैसे 16 साल से नीचे के यूजर्स को हटाया गया है। आप उस तरह की चीज़ें भी अपने सोसाइटी में ला सकते हैं, नॉट इन अ सीधे, आई वुड नॉट से कि आप कंप्लीटली कॉपी करिए, यू हैव टू बी कल्चरली सेंसिटिव कि क्या हमारे यहाँ सूटेबल है, नहीं है, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। और जो एक और पॉइंट है, मेरे को कई बार ये भी लगता है कि सोशल मीडिया बहुत ही डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट और बैंड वैगन इफेक्ट पे चलता है, कि भीड़ किस बात से दुखी हो गई, इसके हिसाब से सजा अगर देने लग गए तो हमारा जस्टिस सिस्टम हिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से सजा हमको बहुत ही प्रोपोर्शनेट देना चाहिए, फाइन्स पे फोकस करना चाहिए। स्पीच, आई डोंट थिंक इट्स सच अ बिग क्राइम, देयर आर लार्जर थिंग्स टू केटर टू, है कि नहीं? तो वी शुड फोकस मोर ऑन कि हम क्राइम्स को पनिश कैसे करते हैं, किस लेवल का क्राइम है, किस लेवल का वो स्पीच डैमेज कर रहा है सोसाइटी को। प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए उसमें कि आप कितना फाइन लगाना है, किसको आप एक माइन्यूट सा ऑर्डर ले लो, एफिडेविट साइन करा लो कि भाई इसको छोड़ दो, और किसको पनिश करना है एक्चुअली, वो देखने की ज़रूरत है। उस पर डिस्प्रोपोर्शनेट रिसोर्स लगाना बहुत हद तक सही नहीं।
मैं इन पे ऐड भी करना चाहूँगा, स्पेसिफिकली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स। मेरे हिसाब से सिटीजन्स को भी ये जानना पड़ेगा कि जब भी आप कोई भी इंसान फ्रीडम ऑफ स्पीच को डिफेंड कर रहा है, वो उस प्रिंसिपल को डिफेंड कर रहा है, ना कि उस स्पीच को। जो किसी एक स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने कहा, मैं उससे अग्री नहीं करता, ना तो मैं उसको कॉमेडी मानता हूँ, मैं उसकी स्पीच को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं उसके इस मौलिक अधिकार को डिफेंड कर रहा हूँ कि हाँ, उसको बोलने की या उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जैसे उसे है वैसे मुझे भी है। मुझे लगता है कि लोगों को दे शुड नॉट पर्सनलाइज स्पीच, दे शुड नॉट पोलिटिसाइज स्पीच, दे शुड फाइट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल दैट वी आर डिफेंडिंग द प्रिंसिपल दैट पीपल शुड बी फ्री टू स्पीक एंड फ्री टू स्पीक दैट विच इज लीगल समथिंग। इसका मतलब ये नहीं कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में अब आजकल हम रेगुलेशंस बहुत लगा रहे हैं ऑन चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज मटीरियल, जो जैसे डिपिक्शन होता है, अगर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है तो हम इस पे समाज, आई एम प्रीटी श्योर कोई भी इंसान इस पे डिसएग्री नहीं करेगा कि ये दिखाया जाए। तो इस तरीके से वायलेंस एक फैक्टर हो सकता है। मेरा पॉइंट सिर्फ यही है कि आप जब भी रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, वो रिस्ट्रिक्शंस जितनी कम हो उतनी कम, और दूसरा जितनी क्लियर हो उतना बेहतर। सर आप क्या सजेस्ट करेंगे? सर मैं एक क्वेश्चन इसमें पूछना चाहूँगा सर कि लोग कैसे सीखेंगे ये? आपने बोला ना कि लोगों को अपने लेवल पे भी, राम प्रसाद तो भूखा है, सुबह से उसको खाना नहीं मिला है, वो तो अपने मटेरियल एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रही है। जो बात मैं मतलब इस पूरे डिबेट्स में ना जो मुझे सबसे रेलेवेंट प्रैक्टिकल बात लगी थी, वो मैम की बात थी कि तुम उसके सोशियो इकोनॉमिक नीड्स को केटर करो, उसके बाद पॉलिटिकल आइडेंटिटी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आती है। राम प्रसाद जो सुबह से भूखा है, वो कैसे सीखेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच के प्रिंसिपल को? इस प्रिंसिपल की उसकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये चीज़ समझे कि उसका दायरा क्या है। मैं इसको काउंटर करना चाहूँगा कि नहीं, अगर ये क्वेश्चन है, मैं जानना चाहता हूँ। मैं समझ गया, मैं वही समझ गया। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई इंसान भूखा है और अपनी भूख मिटाने के लिए वो चोरी कर ले, क्या समाज उसको एनकरेज करेगा कि पहले उसकी भूख तो मिट जाए, चलो ठीक है। मैं प्रैक्टिकल बात आपसे पूछ रहा हूँ, आपने जो बोला है ना, हमको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देने हैं कि प्रॉब्लम है, लोगों को ये सीखना है, तो लोग कैसे सीखेंगे? आप उस पे एजुकेशन सिस्टम पे रिलाई कर रहे हो, तो क्या हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम का पेनिट्रेशन है? आप उस पे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उठाने की बात कर रहे हो? सो दैट वाज माय क्वेश्चन। आई थिंक द आंसर लाइज इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड डेमोक्रेटाइजेशन। लोगों को प्रिंसिपली समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है, कि जो कुछ लोग अग्री करते हैं दैट विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट वही स्पीच जो मुझे पसंद है, तो मैं उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मानता हूँ। पर अगर कोई इंसान मेरे विपरीत है, मेरे कॉन्ट्ररी कोई चीज़ बोलेगा, तो उसको बोलने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ प्रिंसिपली समझना, इट्स अ प्रोसेस। ये ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में किसी को समझ में आएगा। आई थिंक पीपल शुड लर्न मोर अबाउट हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। पीपल शुड लुक एट अदर सोसाइटीज़ ऑल्सो, कि वहाँ का डिस्कोर्स किस तरीके से चलता है। कि अमेरिका में आप किसी भी शो पे आके प्रेसिडेंट को कुछ भी बोल सकते हैं, तो कोई रिटेलिएशन आपको स्टेट से नहीं दिखेगी। कई तरीके की चीज़ें आप हमें वो राम प्रसाद कर लेगा जिसके घर में जिसकी फाइट चल रही है एक रोटी की। मैं ये भी मानता हूं सर कि स्टेट उसका कोई पैटर्न नहीं है। स्टेट ये नहीं बता सकता कि राम प्रसाद क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। एट द एंड ऑफ द डे इंडिविजुअल ऑटोनॉमी मेरे हिसाब से पैरामाउंट है। सर मैं स्टेट की एक बार मैंने पूरे आर्गुमेंट में कभी स्टेट में नहीं बोलता हूँ, आप हमेशा स्टेट बोलते हो। आप मेरे आर्गुमेंट्स को स्टेट में कंक्लूड कर देते हैं। वी आर जस्ट ट्राइंग टू कंक्लूड। तो सर इसमें मतलब ये मान सकते हैं कि जो एजुकेशन है, सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, दैट में हेल्प सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर। सर जो मैम ने बोला कि सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो होंगे, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच सिखाएंगे, उससे पहले लोगों को उनके बेसिक नीड्स को फुलफिल करिए, उनके एजुकेशन के नीड्स को, उनको अच्छा ह्यूमन कैपिटल बनाइए। जो अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच है उसको अप्लाई करिए, उनके हेल्थ इंडिकेटर्स को इंप्रूव करिए। जब उनका सर्वाइवल अच्छा हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, जब आप सोशली और इकोनॉमिकली ऐसे ही इंप्रूव कर जाओगे, तो इट बिकम्स इजी फॉर यू थ्रू एजुकेशन, थ्रू अवेयरनेस कैंपेनिंग टू ब्रिंग कल्चरल चेंजेस। एज सिंपल एज। मैम आप क्या सजेस्ट करेंगी फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रिजर्व करने के लिए? आपकी ओर से क्या सजेशन जाएगा? अभी जो सर ने कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी चूंकि स्टैब्लिश करता है इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट की तरह, सर ने कहा था पार्ट 4 DPSP जो कि एक वेलफेयर स्टेट बनाता है, उस चीज़ में सब इस चीज़ को रिकमेंड किया गया, ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी, कि पहले हम सोशियो इकोनॉमिक जो नीड है ना, ये फुलफिल करना स्टेट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि वह अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ सके। तो यहाँ पर बात ये नहीं है कि वो अपने नीड्स को पूरा करने के लिए क्या कर रहा है, यहाँ पर बात ये है कि अगर उसकी सोशियो और इकोनॉमिक नीड्स फुलफिल नहीं हो रही, दैन वो पॉलिटिकल राइट्स के लिए नहीं जाएगा। सोशियो इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल करना पॉलिटिकल राइट्स के लिए प्री कंडीशन बन जाता है एज पर यूरोपियन। स्टेट का ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और
और स्टेट करता भी है कि जैसे कि गरीबों के लिए या फिर इन सब के लिए बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चलाई जाती हैं ताकि उनकी ये नीड्स फुलफिल हो। सर एक इसमें ये हो सकता है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार, जो भी अब हमारे बीच में बात हुई है कि ये इस तरह के केसेस हैं तो उसके लिए स्टेट क्या कर रहा है, तो सर स्टेट ने जैसे हेट स्पीच है या फिर किसी भी तरीके से अगर वायलेंस किसी के स्पीच एंड एक्सप्रेशन से क्रिएट होने की संभावना है तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस पर डायरेक्टली जो स्टे है वह लगाया हुआ है। और इसी के साथ साथ एक सर इस पर लास्ट यही हो सकता है कि जो भी एक इंडिविजुअल का एक्सप्रेशन का राइट है एंड जो पब्लिक इंटरेस्ट है, इन दोनों चीज़ों को बैलेंस किया जाए, तो ये एक तरीका है। तो आज की इस पूरी डिबेट में हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को मल्टीपल डायमेंशन से कैटर किया और जाना कि जो आज के सोशल स्टैंडर्ड्स हैं उसमें एक इंसान को कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। सभी जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने अपने बहुत ही स्ट्राइकिंग ओपिनियंस आज के इस ओपिनियन शो में कैटर किए। एट द एंड ऑफ द सेशन हमने कई सारे बहुत ही अच्छे सजेशंस लिए, जैसे कि हमें जो लॉज हैं उनकी वेगनेस को ख़त्म करना होगा, सब्जेक्टिविटी को ख़त्म करना होगा, उनमें क्लैरिटी को इंश्योर करना होगा, प्रिंसिपली हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रिजर्व करना होगा, डिफेंड करना होगा, एट द सेम टाइम सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को इतना अपलिफ्ट करना होगा कि हर इंसान अपने इन राइट्स को एक्सरसाइज कर सके। तो हर इंसान के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये एक बहुत ही बेसिक राइट है और प्रॉब्लम यहां नहीं है। प्रॉब्लम है इन राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए जो लॉज हैं उनकी वेगनेस में, उनके इंटरप्रिटेशंस में। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारी सोसाइटी सोशलाइजेशन की प्रोसेस में इतनी मैच्योर होगी कि वो बहुत ही बेहतर तरीके से सेग्रीगेट कर पाएगी कि एक इंसान के बोलने के क्या राइट्स हैं, क्या नहीं हैं, किन जगहों पर ऑब्जेक्शंस रेज किए जाने चाहिए, किन जगहों पर नहीं, और हमारे लॉज भी बिल्कुल क्लियर और कॉडिफाइड होंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का ये ओपिनियन शो आपको अच्छा लगा और हम इस ओपिनियन शो के जरिए इस अवेयरनेस को कैटर कर पाए कि आने वाले समय में ये राइट्स हमें कैसे अपलिफ्ट करेंगे, हमें कैसे एनरिच करेंगे। मिलते हैं ऐसे ही एक और बेहतरीन और इंफॉर्मेटिव ओपिनियन शो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा और बहुत बहुत धन्यवाद।